नमस्कार, स्वागत है आपका सिटीजन जर्नलिस्ट शो के इस बहुत ही खास एपिसोड में। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है और इस उपलक्ष्य में आप सिटीजन जर्नलिस्ट शो पर हम बात कर रहे हैं देश के खस्ता हाल स्वास्थ्य सुविधाओं की। हजारों ही ऐसे लोग हैं जिन्हें बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटी भी मुहैया नहीं है। कहीं अस्पताल नहीं है तो कहीं अस्पताल से डॉक्टर और नर्सेज नदारद हैं। आज सिटीजन जर्नलिस्ट शो पर हम ऐसी रिपोर्ट्स लाए हैं जो एक्सपोज कर रही हैं देश की खस्ता हाल स्वास्थ्य सुविधाएं। वीडियो वॉलंटियर के रिपोर्टर देश के हर कोने में फैले हुए हैं और रिपोर्ट भेज रहे हैं भारत के खस्ता स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में। एक कंपाउंडर है हरिमोहन जी, ड्यूटी करना नहीं चाहते। यहाँ में कोई हॉस्पिटल में रहता ही नहीं है और कोई भी मरीज चाहता है वो देख दाख के चला जाता है। यहाँ से सुविधा तो नहीं होती है, बस आते हैं तो मलहम पट्टी कर देते हैं। मैं कैंसर से लड़ रहा हूँ और आज मैं कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। शो की शुरुआत करते हैं चौंका देने वाली रिपोर्ट से जो बेनकाब करेंगे स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत को। हॉस्पिटल्स जो टूटे फूटे हालत में हैं, नर्सेज और डॉक्टर्स जो कभी काम पर नहीं आते, वीडियो वॉलंटियर्स के कम्युनिटी कॉरेस्पॉन्डेंट देश के कोने कोने से हमें भेज रहे हैं ये रिपोर्ट्स। ओडिशा के नागपाड़ा जिले से अभिषेक कुमार ने ये रिपोर्ट भेजी है। अभिषेक बता रहे हैं कि किस तरह यहाँ के 15 गांव के लोग स्वास्थ्य के लिए बुनियादी अधिकार से वंचित हैं। हमारे देश के संविधान के तहत आर्टिकल 21 में दिए गए प्रावधान के अनुसार राइट टू हेल्थ एक फंडामेंटल राइट्स है। यहाँ पर जख्मी और बीमार को दवाई और प्राथमिक चिकित्सा के लिए मीलों दूर जाना पड़ता है। हॉस्पिटल अच्छे है क्या? हॉस्पिटल ऊपर केते खण गान लोग निर्भर करूछन? 10-12 खण गान। यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ताला लगा रहता है, डॉक्टर कभी नहीं आते और हजारों लोगों को किसी भी स्वास्थ्य देखभाल के बिना गुजारा करना पड़ता है। मैं अभिषेक कुमार दास, गांव दरलीपड़ा, जिला नुआपड़ा, उड़ीसा से इंडिया अनहर के लिए। नौपाड़ा से कुछ ही दूरी पर जगत सिंहपुर जिला है। यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र 120 साल पुराना है। यहाँ पर सिर्फ टूटी फूटी दीवार और मलबा ही दिखाई देता है। आपको शायद विश्वास न हो, गर्भवती महिलाएं, बीमार और जख्मी लोग सब यहीं पर इलाज के लिए आते हैं। प्रथम होचे जो डॉक्टर ना घर नहीं, द्वितीय डॉक्टर ना। सरकार ने यहाँ पर अस्पताल बनाने की मंजूरी भी दी थी, लेकिन अब इस जगह पर अतिक्रमण हो चुका है और इसकी कीमत यहाँ के लोग चुका रहे हैं। मु अनुपमा कुजंग ब्लॉक जगतसिंहपुर जिला ओडिशा इंडिया अनहर। अब हम चलते हैं उत्तर प्रदेश के गरेरियापुर गांव में। यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र 5 साल पहले बना था, लेकिन कोई भी डॉक्टर यहाँ पर मौजूद नहीं, जिसकी वजह से लोगों को आपातकाल की स्थिति में 25 से 30 किलोमीटर दूर दूसरे शहर में जाना पड़ता है। यहाँ तक कि टीका लगाने के लिए भी माताओं को अपने बच्चों को शहर में ले जाना पड़ता है। स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पर एनएम नहीं आती हैं और यहाँ पर बहुत समस्या होती है। हमारे मासलपुर उप तहसील चिकित्सालय की स्थिति, जहां पे समय पर डॉक्टरों के नहीं पहुंचने की वजह से सरकार की इतनी सारी योजनाओं के चलते हुए भी वहां के लोगों को आज भी झोला छाप डॉक्टरों की शरण लेनी पड़ रही है। मासलपुर के सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर और नर्सेज की बहुत कमी है। यहाँ में कोई हॉस्पिटल में रहता ही नहीं है और कोई भी मरीज चाहता है वो देख दाख के चला जाता है। यहाँ से यहाँ के डॉक्टर ड्यूटी से गैर हाजिर रहते हैं। टूटे पलंग और खाली वार्ड यहाँ की हालत को बयां करते हैं। एक कंपाउंडर है हरिमोहन जी, ड्यूटी करना नहीं चाहते। हरिमोहन आते हैं पल 2 पल के लिए, बस छुट्टी गई। मैं अपनी मम्मी और बच्चे दिखाने आया। हम पहुंचे 8:15 बजे, कोई नहीं था तो लड़की थे बस बच्चे। दूसरे राज्यों में भी कहानी कोई अलग नहीं है। 2012 में बना हुआ ये स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़ा है। 20 सितंबर 2012 में ये बना हुआ था और अभी भी उसमें ताला लगा हुआ है। स्वास्थ्य केंद्र की इस हालत की वजह से बीमार लोग यहाँ पर भुगत रहे हैं। यहाँ पर कई जिंदगियाँ बचाई जा सकती थी। आपकी लड़की अभी है कि नहीं है? नहीं, वो तो समाप्त हो गई। कब? परसों के दिन, बुध के दिन। आप लोगों को कोई आए नहीं, गोली भी नहीं मिलता। छत्तीसगढ़ के जयराम नगर के इस स्वास्थ्य केंद्र में रात को एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं रहता। स्वास्थ्य मंत्री के आधार पे बताया जा रहा है कि हर स्वास्थ्य केंद्र में रात को डॉक्टर का रहना बहुत ज़रूरी है, मगर यहाँ पर देख रहे हैं कि डॉक्टर की लापरवाही से मरीजों को कितना परेशानी उठाना पड़ रहा है।
झारखंड के खूंटी जिले में उचित स्वास्थ्य केंद्र की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ स्वास्थ्य केंद्र के नाम पर बस एक छोटा सा कमरा ही है, टूटी दीवारें और छत जो कि कभी भी गिर सकती है। सुविधा तो नहीं होती है, बस आते हैं तो मलहम पट्टी कर देते हैं, दवा दे के भेज देते हैं। अस्पताल के पास एक खुला गंदा नाला हो या कूड़े का ढेर, अगर आपके शहर में भी ऐसा हो रहा है तो खींचिए तस्वीर या बनाइए वीडियो और भेज दीजिए हमें ibncj.com पर। अब चलते हैं अलवर, जहां हमारे सिटीजन जर्नलिस्ट समर गुप्ता गए जनाना अस्पताल में। यहां का सेप्टिक लेबर रूम, जहां नवजात शिशुओं को, गर्भवती महिलाओं को और जख्मी और बीमार लोगों को रखा जाता है। इस वार्ड से लगकर ही चलता है एक सूअज का नाला। यहाँ के लोगों को न सिर्फ इस बदबू में रहना पड़ता है, साथ ही इन्फेक्शन का खतरा भी यहाँ मंडराता रहता है। देखिए समर गुप्ता की ये सिटीजन जर्नलिस्ट रिपोर्ट। मैं इस समय अलवर जिले के सबसे बड़े चिकित्सालय जनाना अस्पताल में खड़ा हूं, जहां पर लिखा पड़ा है मेरे पीछे साफ साफ शब्दों में, सुरक्षित गर्भपात के लिए अधिकृत स्वास्थ्य केंद्र। मरीजों के लिए दुस्वप्न सरीखा है अलवर के जनाना अस्पताल का सेप्टिक लेबर रूम। बिस्तरों की कमी की वजह से हालत ऐसी है कि एक ही बिस्तर पर 2 मरीज इलाज कराने को मजबूर हैं। मानो यही काफी नहीं, सो बाकी कसर वार्ड के बाहर बहने वाले नाले की बदबू पूरा कर रही है। तो कैसे रहते हैं आपके परिजन? मजबूरी है सब, इसमें जाकर एडमिट चाहिए पड़ा। सरकारी अस्पताल है, फिर क्या सुविधा है इनकी? अब क्या कर, जो है मजबूरी में आते हैं। बदवा दे कितनी जो कैसे रह पाते हो फिर आप लोग? क्या करें भाई, परेशानी में रह रहे हैं। हमारी सीजे की टीम ने यहाँ नौनिहालों, गर्भवती महिलाओं और गंभीर रूप से बीमार मरीजों को पाया। यहाँ तक कि ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर भी मानते हैं कि यहाँ मरीज संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं। SLR का मतलब ये सेप्टिक लेबर रूम, कोई हैंडल्ड केस हैं, उनको वहाँ कोई ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है या सीरियस हो रहे हैं या लाइफ को खतरा है जैसा कोई केस है, वो इस वार्ड में आते हैं। अस्पताल में साफ सफाई की बुनियादी जरूरत को थोड़ा नजरअंदाज भी कर दे तो इस सेप्टिक लेबर रूम की खिड़की इस तरफ खुलती है। मच्छर की भी समस्या होती है और का खामे मच्छर वैसा मच्छर होते हैं, बदबू तो होती है। अब कहते हैं भाई जनता ज्यादा है इसलिए कहते हैं, धमकाते हैं। जहां संक्रमण के लिहाज से बेहद संवेदनशील मरीज हो, वहां अस्पताल किस तरह साफ सफाई की ऐसी अनदेखी कर सकता है? क्यों नहीं बता सकते सर आप वजह? डॉक्टर ने मना कर रखा है कि फैसिलिटी के बारे में मत बताओ। पता नहीं था कि किस टाइप के मरीज भर्ती हो रहे हैं, क्या है। मरम्मत के काम पर ध्यान नहीं देने के मुद्दे को लेकर मैंने भी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट से बात की। कितने दिन से है? थोड़े दिन से ये भी गाँव को तो दिक्कत हो सकती है, बच्चे की। हाँ, वो करवा रहे हैं, निकलवा रहे हैं। आखिर मरीज कब तक ये सब सहने को बेबस रहेंगे? अगर किसी मरीज को इन्फेक्शन हो जाता है तो कौन इसका जिम्मेदार होगा? ऐसे में ये चिकित्सालय प्रशासन पर भी सवाल खड़े करता है कि क्या वो सुविधा देने के नाम पर आम आदमी को सही सुविधा दे रहे हैं या सिर्फ महज खाना पूर्ति की जा रही है। अलवर से CNN IBN के लिए मैं सीजे रिपोर्टर समर गुप्ता। हमारे देश में स्वास्थ्य के प्रति अपेक्षा के अलावा कमी है अवेयरनेस की, इन्फॉर्मेशन की। पेशेंट्स जो कैंसर और एड्स जैसे बीमारियों से लड़ रहे हैं, उन पे क्या गुजरती है ये समझना काफ़ी मुश्किल है। हमारे अगले सिटीजन जर्नलिस्ट हैं राहुल यादव। 29 साल के राहुल को मल्टीपल माइलोमा है, लेकिन वो लड़ रहे हैं एक योद्धा की तरह। यही नहीं, वो मानते हैं कि हर एक पेशेंट जो कैंसर के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है एक योद्धा है, एक वॉरियर है। मेरा नाम राहुल यादव है और मैं कैंसर से लड़ रहा हूं और आज सिटीजन जर्नलिस्ट के द्वारा मैं कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे जीवन में 2012 बड़ा साल था। इसी साल मेरी शादी बचपन के दोस्त से हुई। हम दोनों खुशहाल भविष्य को लेकर आश्वस्त थे, लेकिन 1 साल ही बीता था कि मेरे चढ़ाव भरे जीवन में अचानक उतार शुरू हो गया। मुझे सेहत संबंधी हल्की परेशानी हो रही थी, इसलिए मैं डॉक्टर के पास पहुंचा। कुछ जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझे ब्लड कैंसर है। यह अगस्त 2013 की बात है जब सन कर देने वाली यह खबर मुझे मिली। मैं सदमे में था। मैंने इस खास किस्म के कैंसर के बारे में कभी सुना तक नहीं था। मुझे मल्टीपल माइलोमा है। कुछ देर तो मुझे इस बात पर यकीन तक नहीं हो सका। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि मैं क्या करूं और इसका असर क्या होगा। मैंने बीमारी के बारे में जानकारी पाने के लिए इंटरनेट का सहारा लिया। मुझे जो जानकारी मिली उसके मुताबिक मल्टीपल माइलोमा ब्लड कैंसर के मामले में सफेद रक्त कणिकाएं यानी WBC पर असर पड़ता है।
WBC को फाइटर सेल भी कहा जाता है, जो इन्फेक्शन से शरीर को बचाता है। कैंसर के केस में सामान्य WBC मैलिग्नेंट हो जाते हैं। कभी कभी इनकी वजह से ट्यूमर भी बन जाता है, जिसे माइलोमा कहा जाता है। मेरे मामले में इस तरह के कई ट्यूमर बन गए थे, इसलिए मेरे मामले को मल्टीपल माइलोमा कहा गया। 1 साल से मैं कीमोथेरेपी से गुजर रहा हूँ। इस दौरान मुझे जितनी कड़ी दवाइयाँ दी गईं, उसके लिए शरीर तैयार नहीं था। मैं बेहद हताश था। मुझे क्या करना चाहिए कुछ सूझ नहीं रहा था। मेरा परिवार मेरे साथ था, लेकिन इसके बावजूद मैं तन्हा था। तभी मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे जैसे लोगों के लिए भावनात्मक समर्थन की कमी है। मेरे जैसे सैकड़ों लोग इस जानलेवा बीमारी से जूझ रहे हैं। ऐसे लोगों का आपस में जुड़ना हमें न केवल मजबूती देता है, बल्कि ये प्रेरित भी करता है। मैंने योद्धा नाम से एक ग्रुप बनाया। मुझे लगता है कि इस बीमारी से जूझने वाला हर शख्स एक योद्धा है। ये ऐसे मरीजों के लिए एक ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप है। हमने एक दूसरे की मदद करने और बीमारी के संबंध में जागरूकता फैलाने की शुरुआत की। कई कैंसर रोग विशेषज्ञ भी हमारे ग्रुप से जुड़ गए। यहाँ कोई मरीज किसी भी तरह के सवाल पूछ सकता है और ये सब मुफ्त में है। कोई मरीज किसी से भी बातचीत कर सकता है। मैं चाहता हूँ कि लोग कैंसर के बारे में जानें। इससे लोग हमारी मदद करने और रक्तदान के लिए आगे आ सकेंगे। रक्तदान के लिए लोग वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसमें मुझ जैसे कई लोगों की मदद की जा सकती है। मुझे खुशी है कि मेरे इस काम को पहचान मिल रही है। कैंसर से लड़ाई चाहे कितनी कठिन क्यों ना हो, आज ज़रूरत यह है कि हम सारे साथ आएं, एक दूसरे की मदद करें और हौसला बढ़ाएं, ताकि हम सब कैंसर से जीत पा सकें। मैं राहुल यादव, CJ IBN के लिए। सिटीजन जर्नलिस्ट शो पर समय हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन और भी है आपकी सिटीजन जर्नलिस्ट रिपोर्ट ब्रेक के उस पार। वेलकम बैक। सिटीजन जर्नलिस्ट शो पर आज हमारी कड़ी नजर है देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर। 1 साल पहले सिटीजन जर्नलिस्ट समर गुप्ता अलवर के जनरल हॉस्पिटल में गए। वहां का नज़ारा उन्होंने अपने कैमरे में कैद किया। टूटे हुए बेड्स, डॉक्टर और नर्सेज जो वहां कभी आते ही नहीं हैं, कई कंप्लेंट्स, और अब 1 साल के बाद समर गुप्त वापस इसी अस्पताल में गए और अब वो हमें दिखा रहे हैं कि पिछले 1 साल में यहाँ कुछ भी नहीं बदला है। मैं आपके साथ खड़ा हूं आज अलवर जिले के सबसे बड़े सरकारी चिकित्सालय राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में। लेकिन इन हालातों को दिखाने से पहले हम आपको वो विजुअल दिखाएंगे जिसको देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि सरकारी चिकित्सालय में 2011 के दौरान किस तरह के हालात थे। इस बिस्तर की हालत देखिए। ये चमत्कार ही है कि इस मरीज के साथ ये अब तक गिरा नहीं है। चूंकि वार्ड में यही एक बिस्तर है जो खाली है, इसलिए इस मरीज के तीमारदार बेबसी से ये सब देखने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये सब खत्म नहीं होता। अब देखिए किस तरह बिस्तर से इस मरीज को स्ट्रेचर पर शिफ्ट किया जा रहा है। इसी अस्पताल के गलियारे में जब मैं गया तो ये मैंने महसूस किया कि इन बरसों में यहाँ के मैनेजमेंट के रुख में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ। 35 मतलब 35 की ड्यूटी है, 35 आ गए। मैंने पाया कि 32 डॉक्टरों ने हाजिरी बही में दस्तखत किए थे, जबकि कंसल्टिंग रूम में कोई मौजूद नहीं था। डॉक्टरों को दिखाने के लिए मरीजों की लंबी लंबी कतारें लगी थीं, जिन्हें अपनी बारी का इंतजार था। कितनी देर से बैठे हो आप? आधा घंटा हो गया। यहाँ डॉक्टर बहुत लेट आते हैं, करीब आध पौन घंटे लेट आते हैं। मेरे कैमरे ने मुफ्त दवाओं के स्टॉक को कैद किया। यहाँ मौजूद रोगियों ने इस बात की पुष्टि की कि वो बाहर से दवाइयाँ खरीदने और बाहर से ही जांच कराने को मजबूर हैं। मैंने कई बार यहाँ पर आकर दिखाया, महीने में 4-5 उसके जांच करवा ली बाहर से, उन जांचों को यहाँ दिखाया, कोई उन पर ध्यान नहीं देता है। अजी और तो क्या है, दवाई भी नुके सब बाहर से लेके आओ। हमने यहाँ साफ सफाई में भी कमी पाई। सर्जिकल वार्ड में मौजूद मरीजों ने भी माना कि कई दिनों से बिस्तरों के चादर बदले नहीं गए। मैं 18 तारीख से भर्ती हूँ। अच्छा, इस दौरान आपकी कितनी बार बेडशीट बदलनी होगी? यहाँ पर एक भी नहीं बदली। गंदी हो जाती है तो फिर कैसे काम चलता है आप लोगों? अब सब फटकार के नहीं आई बदली और कहीं करें तो हम कहाँ घर सुनाएं। मैंने इस मसले को नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के सामने उठाया। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ने इस मामले के लिए सारा दोष अस्पताल के लॉन्ड्री पर मढ़ दिया। ये गंदी होती हैं तब बदलती हैं, और अभी क्या लॉन्ड्री की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है।
इस अस्पताल को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन आम लोगों को इसका कोई फायदा नहीं हो रहा। मैंने पूरे मामले पर बातचीत के लिए डिप्टी कंट्रोलर से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनके पास किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या सरकार जो करोड़ों का राजस्व खर्च करती है आम आदमी की सुविधा के लिए, इस तरह के अधिकारी और इस तरह की चिकित्सा प्रशासन आम आदमी तक पहुंचा पाएगा? अलवर से CNN IBN के लिए मैं सीजे रिपोर्टर समर गुप्ता। शो पर हमारी अगली सिटीजन जर्नलिस्ट हैं डॉक्टर भावना चावला। ये एडिशनल प्रोफेसर हैं एम्स दिल्ली में, और आज सिटीजन जर्नलिस्ट शो पर ये बात कर रही हैं एक ऐसे आई कैंसर की जो बच्चों को इफेक्ट करती है, रेटिनोब्लास्टोमा। और इससे लड़ने के लिए हमारा हथियार है अवेयरनेस, जागरूकता। वंदना आनंद मदद कर रही है भावना की इस स्टोरी को फाइल करने में। मैं डॉक्टर भावना चावला हूँ। सिटीजन जर्नलिस्ट शो में रेटिनोब्लास्टोमा के बारे में बात करने के लिए आई हूँ। ये आँखों का कैंसर है जो 5 साल से कम उम्र के बच्चों को होता है। रेटिनोब्लास्टोमा आँखों की आनुवांशिक विकृति है। ये बीमारी क्रोमोसोम 13 की असामान्य स्थिति की वजह से होती है। क्रोमोसोम 13 ही शरीर में रेटिना की कोशिका के विभाजन के लिए जिम्मेदार होता है। बच्चों में रेटिना की कोशिका में बेकाबू विभाजन जारी रहने से आँखों में ट्यूमर हो जाता है। 2 साल की वंशिका जब महज 2 महीने की थी तभी उसकी एक आंख में रेटिनोब्लास्टोमा का पता चला। उसी वक्त से उसका एम्स में इलाज चल रहा है। डॉक्टरों को उम्मीद है कि कीमोथेरेपी से वो पूरी तरह ठीक हो जाएगी। ये 2 महीने की तो उस टाइम इसको आँख में पानी आया था, तो डॉक्टर को दिखाया था। डॉक्टर ने इसका टेस्ट के लिए बोला था, तो उससे कंफर्म हो गया था कि इसको रेटिनोब्लास्टोमा है। सामान्य तौर पर किसी परिवार को रेटिनोब्लास्टोमा की भनक तब तक नहीं होती जब तक कि ट्यूमर आंख में फैल नहीं जाता। 2.5 साल की अफसान की दोनों आंखें रेटिनोब्लास्टोमा से प्रभावित हैं। उसके परिवार में रेटिनोब्लास्टोमा का ये पहला मामला है। जल्द ही उसकी आंखों का ऑपरेशन होगा। ट्यूमर बदला, हाँ जी, ऑपरेशन करने के लिए बोला। लक्षणों के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि अगर समय पर इलाज होता है तो ये बीमारी पूरी तरह ठीक हो सकती है। सबसे सामान्य लक्षण है आंखों में सफेद प्रतिबिंब, जिसको ल्यूकोकोरिया कहते हैं। बच्चे के माता पिता को अगर ये दिखता है तो उन्हें जल्द से जल्द ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। इसका दूसरा लक्षण महंगापन है और डिविएशन। इन लक्षणों को लेकर लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। अगर वक्त रहते ट्यूमर की पहचान हो जाए तो इस बीमारी का 100% इलाज मुमकिन है। लेकिन अगर ट्यूमर आंखों में फैलकर दूसरे ऊतकों को प्रभावित कर दे तो फिर बच्चे की जिंदगी बचानी मुश्किल है। इस रोग के इलाज के लिए कई विकल्प मौजूद हैं और ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि बच्चे की बीमारी किस अवस्था में है। कई बच्चों में हम कीमोथेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट की मदद से उनकी आंख बचाने में कामयाब होते हैं, लेकिन जब मर्ज एडवांस स्टेज पर पहुंच जाए तो आंखों को निकालने के सिवाय कोई और उपाय नहीं बचता। हमारा संदेश एक ही है, एकजुट हों और रेटिनोब्लास्टोमा को लेकर जागरूकता फैलाएं। इससे बच्चों की बेशकीमती जिंदगी बर्बाद नहीं जाएगी। IBN 7 के लिए मैं सिटीजन जर्नलिस्ट भावना। सिटीजन जर्नलिस्ट शो के हेल्थ केयर स्पेशल में फिलहाल इतना ही। हमें उम्मीद है कि हम आप तक देश की स्वास्थ्य व्यवस्था की एक कंप्लीट पिक्चर ला पाए हैं, लेकिन हमें भेजिए अपनी राय, अपने सुझाव, अपनी फीडबैक। IBNCJ.com, फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। पूरी टीम की तरफ से नमस्कार।